हेलो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है इलेक्ट्रोड विभव। जैसा कि आपको पता है, अपनी जो ये वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है, इसमें अपन डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th केमिस्ट्री का अपना चैप्टर चल रहा है ये। तो इसमें टॉपिक अपना इलेक्ट्रोड विभव जानने वाले हैं और उसके बाद में अपन डिस्कस करने वाले हैं सेल विभव या विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो अपने टॉपिक्स पे चलते हैं। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है उसको देखते हैं अपन। इलेक्ट्रोड विभव, जैसा कि आप इसके शब्द को देख रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा विभव जो इलेक्ट्रोड के कारण उत्पन्न होता होगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो शब्द से ही आपको इंडिकेट हो रहा होगा कि इलेक्ट्रोड के कारण उत्पन्न होने वाला विभव। तो फर्स्टली इसको जानने से पहले अपन इलेक्ट्रोड्स क्या होता है उसको देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोड्स क्या है, आखिर इलेक्ट्रोड्स होता क्या है। इलेक्ट्रोड क्या है, क्योंकि इसका भी आपको पता होना चाहिए कि कब इलेक्ट्रोड बनते हैं, किस कंडीशंस पे। तो सिंपल सा आप ध्यान रखो, जब किसी धातु की छड़ को उसी के आयनों के विलयन में अपन रख दें तो उससे जो व्यवस्था बनती है, वो अरेंजमेंट होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ये क्या ले रहा हूँ, एक कंटेनर, एक पात्र है, और इस पात्र में अपन क्या रखते हैं, एक धातु की छड़। जैसे यहाँ पे अपन क्या रख दें, ये धातु की छड़ रख दें, ये धातु की छड़ रख दी, और इस धातु की छड़ को इसी के आयनों के विलयन में, जैसे सपोज कर लो, इसको अपन मान ले कि एम धातु की कोई मेटल्स है, एम धातु की छड़, एम धातु की छड़ है, तो जो विलयन होगा ना, उस विलयन में कहीं ना कहीं इस एम धातु वाले छड़ का कोई ना कोई, एम धातु का कोई ना कोई आयंस होना चाहिए। जैसे इसमें अपन अब ये भर दे M2SO4, ये मान लो M2SO4, कुछ भी अपन बना सकते हैं इसी का विलयन। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो चलो अपन यहाँ पे ये मान लेते हैं, इसको मैं जिंक, अपने जैसे थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, जिंक धातु है, तो इसमें जो विलयन होगा ना, वो क्या होगा, इसमें अपन विलयन ले रखे हैं जिंक सल्फेट का जलीय विलयन। इससे आप थोड़ा सा आसानी से समझ जाओगे। क्या है कि देखो, किसी धातु की छड़ को उसी के आयनों के विलयन में, अब इस विलयन में कहीं ना कहीं इस धातु का आयन है, जो क्या दिख रहा है आपको, Zn+2, और साथ में सल्फेट भी है, और अपन को तो इससे मतलब है। तो इस पूरी व्यवस्था को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इसी व्यवस्था को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। अब किसी स्पेशल कंडीशंस में, जैसे अपन को कोई गैस है, हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड बनाना हो, या कोई लिक्विड है आपका, उसका इलेक्ट्रोड बनाना हो, तो ऐसे उसको मेटल तो अपन रख ही नहीं सकते, तो उसके लिए नॉर्मली अक्रिय इलेक्ट्रोड का अपन उपयोग करते हैं। जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको बनाना है, तो उसको बनाने के लिए अपन क्या करते हैं कि अक्रिय प्लेटिनम धातु का इलेक्ट्रोड लेते हैं, उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं अपन, डिपोजिट कर देते हैं, उस पर अवशोषित करवा देते हैं, और फिर वो इलेक्ट्रोड काम करता है अपना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह। तो उस इलेक्ट्रोड को अपन अक्रिय इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो नॉर्मली आपको ये ध्यान रखना है। तो लिख सकते हैं अपन, जब किसी धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को उसी के या उसके आयनों के विलयन में, आयनों के विलयन में रखने पर प्राप्त व्यवस्था, जो एक अरेंजमेंट होता है ना, सेटअप, व्यवस्था को इलेक्ट्रोड कहते हैं। जब भी इलेक्ट्रोड्स की बात चले तो माइंड में ये बात आपकी आनी चाहिए। अब देखो, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है उसको अपन जानने वाले हैं। इलेक्ट्रोड विभव कहीं ना कहीं चार्ज सेपरेशंस होगा। देखो उसको कैसे, जैसे इसी को अपन मान के चलते हैं, जिंक धातु की छड़ को अपन यहाँ रखते हैं, तो इससे क्या होता है, इसमें ऑक्सीकरण होता है। जब भी जिंक धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। अब ऑक्सीकरण होगा
तो छड़ में क्या है आपके जिंक एटम सॉलिड है। अब इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है और ये ऐसा होता है अपने आयन में चला जाता है Zn+2 और विलियन में चला जाएगा एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, रिलीज। तो इसको रखते ही धीरे धीरे ये प्रोसेस होने लग जाएगी कि यहाँ पे ये मान के चलो कि जो जिंक था वो निकल के इस विलियन में आ जाएगा, किस फॉर्मेट में, Zn+2 आयन के रूप में, और इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे इस छड़ पे क्या होने लग जाएंगे, एकत्रित। इस विलियन में पहले से भी जिंक Zn+2 आयन था, पर धीरे धीरे रिएक्शंस हो रही है ऑक्सीकरण की, और उससे इस विलियन में कहीं ना कहीं धनावेश बढ़ रहा है और इस छड़ पे क्या आ रहा है, ऋणावेश। ये फिनोमिना होगा रखते ही विलियन क्या हो जाएगा, धनावेशित इस केस में, और छड़ क्या हो जाएगी आपकी, ऋणावेशित। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, सिंपल सा ध्यान रखो। देखो इलेक्ट्रोड, ये पूरी बात आ चुकी है, अब इलेक्ट्रोड लिखते ही। इलेक्ट्रोड में जो धातु की छड़ है, इलेक्ट्रोड में धातु की छड़ व विलियन में अलग अलग आवेश उत्पन्न हो, अलग अलग आवेश उत्पन्न हो जाता है। दोनों आवेशों को पृथक करने वाली पृष्ठ सतह पर उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है, इसको एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहाँ पे ये आवेश सेपरेशन हो गया था, जब आप उस पात्र में धातु की छड़ रख रहे हो तो धातु की छड़ पे जिंक रख रहे हो तो ऋणावेशित हो रही है और विलियन धनावेशित। तो एक ऐसी पॉइंट बनेगी जो पृथक सतह बोल सकते हैं, उस पे जो विभवांतर होगा वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड विभव। अब यहाँ पे ये अपचयन भी हो सकता था और आपका ऑक्सीकरण भी हो सकता था। ये कहीं ना कहीं धातु की छड़ और विलियन पे डिपेंड करेगा। तो इसी आधार पे ऑक्सीकरण या अपचयन का जो प्रोसेस हो रहा है, उसी के आधार पे जो आपका इलेक्ट्रोड विभव है, इलेक्ट्रोड विभव है, इसको सिंपली अपन ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दो प्रकार का होगा। क्या होगा, दो प्रकार का। एक ऑक्सीकरण का प्रोसेस हो रहा है तो उसको ऑक्सीकरण विभव बोल देंगे। फर्स्ट क्या अपन मान लेते हैं, ऑक्सीकरण विभव। क्या है, ऑक्सीकरण विभव। तो इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे इस चैप्टर में ई ऑक्सीडेशन। इसके कारण, ऑक्सीडेशन के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रोड विभव। और दूसरा पढ़ना है अपन को अपचयन विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव या फिर अपचयन विभव। इसको अपन ई रिडक्शन से रिप्रेजेंट करें। अब होते क्या है, तो ज़्यादा इनके बारे में आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, बस इनका मीनिंग पता होना चाहिए। तो इसमें आप लिख सकते हो सिंपल, ऑक्सीकरण के कारण उत्पन्न विभव, ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के कारण उत्पन्न विभव, क्योंकि उसको क्या बोल रहे हैं अपन, ऑक्सीकरण विभव। और इसमें आप लिख सकते हो अपचयन की क्रिया, अपचयन के कारण, अपचयन के कारण उत्पन्न विभव। जैसे यहाँ पे तो आपको पता था, तो डैनियल सेल में ये क्या बन रहा था, एनोड बन रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। अब मैं यहाँ पे क्या ले लूँ आपका, इसकी जगह, इस जिंक की जगह अपन क्या रख लें, जैसे मैं यहाँ पे ये जिंक धातु थी, ऐसा ही सेटअप बनाता मैं यहाँ पे, और इसमें क्या ये रोड रख दी मैंने किसकी, कॉपर की, और यहाँ पे भर दिया मैंने CuSO4। तो यहाँ पे क्या होता था, अपचयन होता था। तो Cu+2 है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके और क्या बन जाता था, Cu सॉलिड। तो इसमें अपचयन हो रहा है, तो ये क्या होगा आपका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। बस ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखा है। अब इसको रिएक्शन से देख लेते हैं अपन। जैसे यहाँ पे कोई M मेटल्स है, ये M सॉलिड मेटल्स थी, ये कन्वर्ट हो रही है किसमें, M+2 में, और एक्वस में चला गया ये मान लो आप, और यहाँ पे इसने दो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, ये क्या है, ऑक्सीकरण। अब ध्यान रखना, ऑक्सीकरण विभव इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कहीं पे ऐसे लिखा हुआ मिले आपको, एक तो ये नॉर्मल है और रिएक्शंस के बेस पे ऐसा लिख देगा वो इसी को, ये क्या है, ई,
और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सिंपल से ऐसे लिख देगा M, यहाँ पे सॉलिड लिखे या ना लिखे, और यहाँ पे M+2 एक्वस। ये कहीं ना कहीं इसको दर्शा रहा है, इसको देखते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये आपका ऑक्सीकरण विभव को दर्शा सकते हैं। और यहाँ पे ये मान के चलो M+2 था, ये एक्वस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है और किस में जा रहा है, M सॉलिड में। तो ये कहीं ना कहीं रिडक्शन हो गया है, तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, E है, और यहाँ पे आप लिख सकते थे M+2 आयन है आपका एक्वस, और यहाँ पे किस में जा रहा है, M सॉलिड में। तो कहीं ना कहीं ये अपचयन हो गया, तो इसको किससे दर्शाएंगे, अपचयन विभव। तो ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ध्यान रखना थोड़ा सा। अब बात करते हैं आगे। आगे कुछ आपको नोट ध्यान रखना है। जो IUPAC है ना, जो केमिस्ट्री से संबंधित डील करती है, एक इंटरनेशनल यूनियन है, तो उसने क्या बोला है, उसने वरीयता दी है, आप लिख सकते हो नोट। जो IUPAC है, IUPAC के अनुसार, IUPAC के अनुसार, IUPAC के अनुसार, IUPAC के अनुसार जो क्या है, अपचयन विभव है। IUPAC ने अपचयन विभव को वरीयता देते हुए बुलाया गया है कि अपचयन विभव के डाटा को ही मानक इलेक्ट्रोड मानक विभव मानेंगे। अपचयन विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव मान के चलेंगे। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या होता है, इसको भी चलो अपन जान लेते हैं। कुछ नहीं है, जो अपन इलेक्ट्रोड विभव का मान कैलकुलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड विभव का मान कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको मानक परिस्थितियों में अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस में अपन कैलकुलेट कर ले इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू, तो उसको क्या बोलेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो यहाँ ध्यान दे लो, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, उसको इधर ही देखते हैं। यहाँ पे देखो एक बार, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, एक्चुअल में अब होता क्या है, इसमें सिंपल सा ध्यान रखना है। यदि इलेक्ट्रोड विभव को अपन किस में कैलकुलेट कर ले, यदि इलेक्ट्रोड विभव को मानक स्थितियों में ज्ञात किया जाए, तो उसको ही क्या बोल देंगे अपन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव, और इसको ई नोट से अपन दर्शाएंगे। अब मानक स्थिति क्या होती है, तो नॉर्मली आप ध्यान रखो, जो भी सामान्य ताप व दाब की कंडीशंस होती थी उन्हीं को मानते हैं। तो ध्यान देना, अब ओल्ड कन्वेंशन के अनुसार, जो ओल्ड कन्वेंशन के अनुसार है आपका, जो आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, प्रेशर क्या होना चाहिए, और सांद्रता भी अपन इंक्लूड कर देते हैं ना, सांद्रता भी यहाँ पे अपन काम में ले लेंगे, क्योंकि जो विलयन बना रहे हैं उसकी सांद्रता, तो ध्यान रखना है सांद्रता तो क्या होनी चाहिए, इकाई होनी चाहिए, मतलब एक होनी चाहिए उसकी सांद्रता। एक तो ओल्ड कन्वेंशन है जो पहले से चला आ रहा है, एक न्यू कन्वेंशन जो IUPAC ने रिलीज किया है अभी, तो आप चाहो जैसे याद रख सकते हो। टेम्परेचर और प्रेशर के रेफरेंस में अपन बात कर रहे हैं, ये है। तो ध्यान रखना, ओल्ड कन्वेंशन के अनुसार जो आपका टेम्परेचर होता है वो आप ले सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसी को केल्विन में आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, 273.15 केल्विन। और प्रेशर की बात कर लोगे आप तो 1 atm, क्या है प्रेशर, 1 atm लेके चलना है। अगर इस कंडीशंस पे आप क्या कर रहे हो, विलयन की सांद्रता इकाई है, 1 मोलरता है ये मान लो, दाब कितना रखोगे 1 atm, और आप टेम्परेचर कितना रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन। तो ये क्या है आपका एक स्टैंडर्ड कंडीशंस है। अब न्यू कन्वेंशन जो अब IUPAC ने रिलीज किया है उसके अकॉर्डिंग आप ये मान सकते हो, कोई भी स्पेसिफिक टेम्परेचर
जैसे आप कहीं पे भी कैलकुलेट कर रहे हो तो सेम टेम्परेचर होना चाहिए, पर फिर भी आप अप्रोक्स 0 डिग्री सेल्सियस ही लेके इसमें चल सकते हो, या 273.15 केल्विन। और जो आपका दाब है इसमें अब जो स्टैंडर्ड यूनिट मान ली है 1 बार मान लिया है, एटीएम की जगह क्या कर दिया गया है, बार। सांद्रता आपकी वही रहेगी। तो जैसा भी आपको देखने को मिले उस हिसाब से आप थोड़ा सा ध्यान रखना। एटीएम और बार में कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं होता है, जैसा अपन ने देखा था 1 एटीएम इक्वल्स टू होता था 1.013 बार के, इसके आसपास ये क्या होता था, डाटा। इसी वजह से आप कहीं ना कहीं जो गैस का वॉल्यूम होता है, स्टैंडर्ड कंडीशंस में गैस का वॉल्यूम अपन नॉर्मली लेके चलते हैं 22.4, पर अब आप देखोगे न्यू कन्वेंशन की जगह तो कहीं कहीं आपको 22.7 भी मिल जाता है। तो ये था अपना क्या क्या टॉपिक कवर किया अपन ने। इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, और इसके आधार पे ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीकरण विभव, और ये क्या है, अपचयन विभव। और आईयूपीएससी ने किसको वरीयता दी है, अपचयन विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव अपन मान के चलेंगे। जो भी आपके डाटाज रहेंगे ज़्यादा कौन से यूज करेंगे अपन, अपचयन विभव, इसके यूज करेंगे अपचयन विभव वाले। इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इलेक्ट्रोड विभव से संबंधित एक नोट आप और लिख सकते हो, जो अपन ने पढ़ा है ना, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। तो ये नोट ध्यान रखना, शॉर्ट में लिख देता हूं। जो ई ऑक्सीडेशंस है, ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव, एवं जो आपका ई रिडक्शंस है, ई रिडक्शंस मतलब अपचयन विभव, अपचयन विभव का संख्यात्मक मान क्या होगा, संख्यात्मक मान समान होता है, समान होता है, केवल चिन्ह अलग होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो भी डाटा आते हैं ना आपके, जो आप ऑक्सीकरण विभव या अपचयन विभव कैलकुलेट करते हो, तो उनका संख्यात्मक मान तो समान आता है, वैल्यू बिल्कुल समान आएगी। बस एक आपका धनावेशित हो सकता है, एक ऋणावेशित हो सकता है। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, ई ऑक्सीडेशंस बराबर हो जाएगा ई रिडक्शंस। संख्यात्मक मान समान होंगे, केवल क्या होगा, चिन्ह का फर्क होगा। ऐसा आप लिख सकते हो, या फिर इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, या ऐसा भी हो सकता है, ई रिडक्शंस जो अपचयन विभव है बराबर हो जाएगा ई माइनस ई ऑक्सीडेशंस। अरे दोनों का मान क्या आएगा, समान आएगा। जैसे आप एग्जाम्पल्स की बात कर लो, यहाँ पे अगर दिक्कत आती है तो ये जिंक है आपका, क्या है, जिंक। अब जिंक, ये जिंक है आपका, इसके लिए मैं ऐसे लिखूं, अब रिप्रेजेंट करना तो आपको आ ही चुका है, जिंक Zn+2 में चला गया, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ लिख रखा हूँ कि ये Zn+2 है और ये किस में चला गया, इसमें। तो कहीं ना कहीं देखो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अरे ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसकी वैल्यू आप सपोज कर लो ये है 0.7, ये मान लो कि 0.76, और यहाँ पे भी इसका मान यही रहेगा 0.76। और संख्यात्मक मान देखो दोनों के समान है, पर साइन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये क्या है आपका, ये क्या है, ऑक्सीकरण है, और ये क्या है, अपचयन। तो अपचयन हो रहा है देखो यहाँ से यहाँ तक, +2 से 0 पे जा रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव। बस इतना सा आपका अंतर होता है। ऐसे अपन बात करें, ऐसा कुछ मैं डाटा लिख दूँ यहाँ पे, ये है आपका ई, आपका क्या है, ये Cu+2 है, और ये जा रहा है कॉपर सॉलिड में। इसके लिए वैल्यूज ये मान लो कि 0.34 इतना है आपका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ये, है ना। यहाँ पे दूसरा डाटा मैं लिखूँ ये, अब आप समझ भी जाओगे क्या हो रहा है। ये ऑक्सीकरण हो रहा है, ये क्या है आपका, ये क्या है, ये अपचयन वाला है, और ये अपचयन हो रहा है, और ये आपका क्या है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे क्या होगा, केवल साइन का अंतर होगा। यहाँ पे आप ये माइनस लिख सकते हैं, इतनी सी वैल्यू। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है, कौन सा, इलेक्ट्रोड विभव। कल अपन डिस्कस करने वाले हैं जो आपका
शैल विभव